नमस्कार। आज हम राजनीति की खबरों से आगे बढ़कर उसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ हार जीत के चश्मे से नहीं देखेंगे। नहीं, इसे हम शासन यानी गवर्नेंस की एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक सिस्टम और उसके लोगों के बीच का संपर्क टूटता है तो जमीन पर असल में होता क्या है, और डेटा की मदद से उस टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे बनाया जा सकता है। 2178 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इशारा है। ये बताता है कि 2023 के चुनाव में सुर्खी का फैसला कितने नाजुक धागे से बंधा हुआ था। जब जीत हार इतने कम वोटों से तय होती है तो ये किसी एक उम्मीदवार की जीत या हार से कहीं ज्यादा होता है। ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम में, व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई ऐसी दरार थी जिसे अनदेखा किया जा रहा था। हर एक वोट एक आवाज है और यहां हजारों आवाजों ने मिलकर एक नतीजा लिखा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक सीट वापस कैसे जीती जाए। असली सवाल तो ये है कि लोगों का भरोसा वापस कैसे जीता जाए। वो कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से एक राजनीतिक दल और उसके वोटरों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नतीजा कुछ हजारों वोटों पर आकर रुक गया। देखिए, इसका जवाब अटकलों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब जमीन से मिले डेटा में, लोगों की अनसुनी शिकायतों में और उस सिस्टम की खामियों में छुपा है, जिन्हें अब हम एक एक करके परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए हमारे विश्लेषण का पहला चरण शुरू करते हैं। ये एक तरह की फोरेंसिक जांच है। हम मध्य प्रदेश के सुर्खी में 2023 के चुनावी नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा मकसद यहां किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को समझना है जिसने इतने करीबी मुकाबले को जन्म दिया। क्योंकि जब तक हम समस्या को ठीक से नहीं समझेंगे, उसका समाधान कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए सबसे पहले सुर्खी की जमीन को समझते हैं। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले का हिस्सा है, एक ऐसा इलाका जहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी है। तो जाहिर है यहां की राजनीति की जड़ें भी मिट्टी, पानी और फसल से ही जुड़ी हैं। यहां के लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं हैं। उन्हें चाहिए सिंचाई के लिए पानी, बच्चों के लिए ठीक ठाक स्कूल और परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। सीधी सी बात है, जब शासन इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सुस्त पड़ जाता है तो लोगों की बेचैनी वोटों में दिखाई देने लगती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बीजेपी को मिले 83,551 वोट और कांग्रेस को 81,373। फर्क कितना? सिर्फ 2,178 वोटों का। अगर प्रतिशत में देखें तो ये 1.27% से भी कम है। ये इतना छोटा अंतर है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ 1100 लोगों ने भी अपना मन बदल लिया होता तो आज नतीजा बिल्कुल अलग होता। राजनीति में इसे लहर नहीं कहते, इसे एक महीन दरार कहते हैं। ये दरार क्यों और कैसे पैदा हुई, यही हमारी जांच का सबसे बड़ा सवाल है। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ऐसा क्यों हुआ इसकी तह तक जाएंगे। वोटर के फैसले को डिकोड करने के लिए हमें सिर्फ एक चुनाव को नहीं देखना है, हमें पिछले कई चुनावों के पैटर्न को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि सुर्खी के लोग क्या सोच रहे थे और उनकी सोच में यह बदलाव आखिर आया कहां से। डेटा हमें उस असली कहानी तक ले जाएगा। ये टेबल सुर्खी के राजनीतिक समझ के बारे में बहुत कुछ कहती है। पिछले 7 चुनावों में यानी करीब 30 सालों में यहां का वोटर लगातार 70 से 76% के बीच वोट डाल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक जागरूक और सक्रिय मतदाता है। दूसरी बात, ये सीट कभी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही। वोटरों ने कभी बीजेपी को मौका दिया तो कभी कांग्रेस को। देखिए, ये अस्थिरता नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। यहां के लोग काम न करने वालों को सबक सिखाने में देर नहीं लगाते। ये चार्ट उस राजनीतिक भूकंप को दिखाता है जो सिर्फ 5 सालों के अंदर आया। 2018 में सोचिए, कांग्रेस को 55% से ज्यादा वोट मिले थे, एक तरफा जीत थी वो। और 5 साल बाद 2023 में पार्टी ना सिर्फ हारी बल्कि उसका वोट शेयर भी लगभग 8% तक गिर गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये भरोसे के एक बड़े पैमाने पर टूटने का संकेत है। सवाल यह है कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हजारों समर्थक खामोशी से दूर हो गए। और इस सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब 2020 की इस घटना में छिपा है, जब एक मजबूत स्थानीय नेता गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, ये एक सिस्टम की नाकामी थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वफादारी एक व्यक्ति के लिए थी, पार्टी की विचारधारा या उसके सिद्धांतों के लिए नहीं। जब वो व्यक्ति गया तो उसके साथ भरोसे का भी एक बड़ा हिस्सा चला गया। ये एक प्रणालीगत कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। लेकिन राजनीति सिर्फ नेताओं के आने जाने का खेल नहीं है,
असली कहानी तो जमीन पर लिखी जाती है, जहां एक आम इंसान अपनी रोज की लड़ाई लड़ रहा है। तो अब हम राजनीतिक समीकरणों से ध्यान हटाकर उन असली शिकायतों और समस्याओं पर लाएंगे, जिनकी वजह से वोटरों का मोह भंग हुआ था, क्योंकि वोट का फैसला हमेशा व्यक्तिगत होता है। हमारा विश्लेषण बिल्कुल साफ बताता है कि ये हार सिर्फ एक नेता के जाने से नहीं हुई। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। वजह थी पार्टी और वोटरों के बीच बुनियादी स्थानीय मुद्दों पर संवाद की कमी, एक तरह का डिस्कनेक्ट। जब कोई संगठन जमीनी समस्याओं को सुनने और समझने की अपनी क्षमता खो देता है, तो वो लोगों से कट जाता है, और यही डिस्कनेक्ट आंकड़ों में गिरावट बनकर सामने आता है। ये टेबल उन 3 बड़ी समस्याओं को बताती है जिनसे सुर्खी का हर परिवार उस वक्त जूझ रहा था। पहला, कृषि। सिंचाई योजनाओं में देरी, जो सीधा सीधा उनकी कमाई पर असर डाल रही थी। दूसरा, बुनियादी ढांचा, यानी टूटी फूटी सड़कें जो उनके बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से रोक रही थीं। और तीसरा, रोजगार, यानी युवाओं के भविष्य पर लगा एक बड़ा सवालिया निशान। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की गरिमा से जुड़े हुए सवाल हैं। इन समस्याओं को यहाँ के सामाजिक और तकनीकी माहौल में समझना और भी जरूरी हो जाता है। जातिगत समीकरण आज भी असर डालते हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की कमी इस सामाजिक खाई को और गहरा करती है। वहीं दूसरी तरफ हर हाथ में मोबाइल और व्हाट्सएप ने सूचना की रफ्तार तो बढ़ाई है, लेकिन साथ ही अफवाहों और गलत जानकारी का एक बड़ा खतरा भी पैदा किया है। हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इन अधिकारों का सही इस्तेमाल तभी होता है जब जनता तक सही जानकारी पहुंचे। जिम्मेदार राजनीतिक संवाद का यही आधार है। जब समस्या की जड़ें इतनी गहरी हों, तो उसका समाधान भी सतही नहीं हो सकता। तो विश्लेषण के इस चरण के बाद अब हम एक समाधान के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। इस ब्लूप्रिंट को चतुर्मुख सिद्धांत या द 4 फेस्ड डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया। ये सिर्फ चुनाव जीतने की कोई तरकीब नहीं है, बल्कि शासन और जनता के रिश्ते को फिर से बनाने का एक आर्किटेक्चर है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? इसका मतलब है एक 4 आयामी, एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति। इसका पहला और सबसे जरूरी मकसद है वोटरों से दोबारा कनेक्ट करना। और कैसे? उनकी शिकायतों को सुनकर और उनका समाधान करके। इसका अंतिम लक्ष्य है विश्वास का पुनर्निर्माण, क्योंकि राजनीति में विश्वास ही एकमात्र असली पूंजी होती है। यह सिद्धांत उसी रिश्ते को दोबारा बनाने का एक रोड मैप है। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी, आपका संदेश। दूसरा है संगठनात्मक, यानी जमीन पर आपकी टीम कितनी मजबूत है। तीसरा है चुनावी, यानी वोटिंग के दिन के लिए आपकी तैयारी। और चौथा, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है, वो है डिजिटल चेहरा, यानी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। ये चारों मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। पहला चेहरा, नैरेटिव। इसका मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी कहानी को लोगों की कहानी से जोड़ना, विकास के स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना, झूठे प्रचार का जवाब तथ्यों और आंकड़ों से देना, और सबसे बढ़कर भरोसे का एक ऐसा माहौल बनाना जहां वोटर को ये लगे कि उसकी आवाज सुनी जा रही है। अब बात करते हैं जमीनी काम की, यानी दूसरा और तीसरा चेहरा। संगठनात्मक स्तर पर हर एक बूथ पर कमिटियों को फिर से खड़ा करना। ये संगठन की रीढ़ की हड्डी होती हैं, और लोगों की शिकायतों को दर्ज करने और हल करने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ बनाना। चुनावी स्तर पर उन इलाकों को पहचानना जहां पिछली बार हार का अंतर बहुत कम था, और वोटरों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने के लिए, यानी गेट आउट द वोट के लिए व्यक्तिगत प्रयास करना। और चौथा चेहरा आज के दौर का युद्ध क्षेत्र है, डिजिटल दुनिया। यहां फर्जी खबरों से लड़ने के लिए व्हाट्सएप पर छोटी छोटी टीमें, यानी पॉड्स बनाना। स्थानीय मुद्दों को वीडियो के जरिए, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, आम लोगों तक पहुंचाना। और सही संदेश को सही समय पर सही वोटर तक पहुंचाने के लिए जियो टारगेटेड एसएमएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना। ये तकनीक का सही इस्तेमाल है शासन को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, एक अच्छी रणनीति कागज पर तब तक अधूरी है जब तक उसे लागू करने का कोई ठोस एक्शन प्लान न हो। इसीलिए इस सिद्धांत को हकीकत में बदलने के लिए एक 90 दिन का ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये एक टाइमलाइन है जो बताती है कि चुनाव से पहले के हर एक दिन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इस 90 दिन के प्लान को 4 आसान चरणों में बांटा गया। पहले 30 दिन, यानी D90 से D61 तक, संगठन को जमीन पर मजबूत करने का काम। अगले 30 दिन, यानी D60 से D30 तक, घर घर जाकर लोगों से जुड़ना, उनकी समस्याएं सुनना। फिर अगले 20 दिन, D30 से D10 तक, बड़ी सभाओं और रैलियों के जरिए अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना।
और आखिरी के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ एक काम पर फोकस करना, वोटरों को वोट डालने के लिए बूथ तक पहुंचाना। इस ब्लूप्रिंट में कुछ भी अंदाजे या किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। हर काम का एक मकसद है, उसे नापने का एक तरीका है और उसका एक तय समय है। ये एक वैज्ञानिक नजरिया है जो सम्मान पर आधारित है। जब आप घर घर जाके सर्वे करते हैं तो आप हर व्यक्ति की राय का सम्मान करते हैं। भारत का नया डेटा प्राइवेसी कानून भी इसी सिद्धांत पर बना है कि हर व्यक्ति का डेटा उसका अपना है और उसका इस्तेमाल सहमति और सम्मान के साथ ही होना चाहिए। ये मॉडल शासन में उसी जवाबदेही को वापस लाता है। और अंत में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या आंकड़ों और विज्ञान पर आधारित ऐसा ब्लूप्रिंट उस विश्वास को वापस जीत सकता है जो गहरी निष्ठाओं और स्थानीय इतिहास से बना है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज के दौर में राजनीति सिर्फ नारों और भाषणों से नहीं चलती। ये ज़मीनी हकीकत को समझने, लोगों की समस्याओं को सुलझाने और विश्वास बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिना असली जुड़ाव के कोई भी जीत अस्थायी है। असली जीत शासन में सुधार लाने में है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।